हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अखिलेश शर्मा ब्राइट साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आया हूं जो कई बार एग्ज़ाम्स में रिपीटेड हुए हैं और आपको निश्चित सफलता दिलाएंगे। ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा। साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं बेटा, ये सभी आपके काम आने वाली हैं और एग्ज़ामों में बहुत बार इनमें से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये वन लाइनर के रूप में मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिए और क्लास अगर अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए बेटा, देखते हैं आज की क्लास। देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है समुद्री क्षेत्रों में दिन में समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो ये आपको कहते हैं बेटा समुद्री समीर, सी ब्रिज कहते हैं इसको। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, उसके नाम से इसे जाना जाता है। समुद्री समीर कहते हैं जो समुद्रीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से जो भूमि की ओर हवा चलती हैं उनको। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है विकिरण जो है विकिरण जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है, क्योंकि विकिरण कहते हैं ना प्रकाश की किरण का, जब प्रकाश भूमि पर आकर पड़ता है सूर्य का तो वो विकिरण होता है, उसका किरणें फैल जाती हैं। तो वो जो है निर्वात में भी, जहाँ पर कोई स्पेस ना हो वहाँ पर भी गमन कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है चमकदार या श्वेत सतह सफ़ेद सतह से ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन अत्यल्प होता है, यानी अधिक होता है। जो चमकदार सतह होती हैं या श्वेत सतह होती हैं उसमें से ऊष्मा का विकिरण उत्सर्जन जो है वो अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट है चाय की केतली की ऊपरी सतह चमकदार बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि यह चमक उत्सर्जन जो है वो कम करने से क्या होगा, चाय जो है वो अंदर गर्म बनी रहेगी और इसीलिए जितनी उसकी चमकदार सतह होगी उतना ही उत्सर्जन जो है उसका कैसा होगा बेटा, कम होगा। अब आगे देखिए, कह रहा है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। ये किरचॉफ का नियम है आपका। ये किसका नियम है? किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ एक वैज्ञानिक हुए हैं नाम आपने सुना होगा। तो अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है लाल रंग के कांच को गर्म करने पर कांच हरे रंग का दिखाई देता है। ये पॉइंट बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि लाल रंग का अगर कांच है तो उसको हम गर्म करेंगे तो वो कांच किस कलर का दिखाई देगा। ये कंपटीशन लेवल के भी हैं क्वेश्चंस। इसमें कंपटीशन जितने भी आजकल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, वहाँ भी ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। अब देखिए, जब लाल रंग के कांच को गर्म करते हैं तो वो कांच हरे रंग का दिखाई देता है, लेकिन हरे रंग के कांच को जब गर्म करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? कांच कैसा दिखाई देगा? लाल रंग का दिखाएगा। इसके विपरीत होता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, पिघलते हुए बर्फ के ताप को हिमांक यानी आइस पॉइंट कहते हैं। अगर बर्फ पिघल रहा है बर्फ पिघल रहा है तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाता है? आपका हिमांक। नेक्स्ट, केल्विन पैमाने पर के को परम शून्य कहते हैं, यानी कि अगर जीरो है और जीरो मतलब परम ताप जो होता है वो केल्विन में नापा जाता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए बेटा। केल्विन का मतलब होता है के। ये 273 इसमें प्लस रहता है। 273 जो होता है कि टेम्परेचर का मान होता है, तो इसको हम के ही लिखते हैं, डिग्री से मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर कह रहा है केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री यानी 0 के परम शून्य उसको। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पर, कह रहा है ऐसा तापमापी जो बहुत उच्च ताप का मापन करने में उपयोग में लाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जो उच्च ताप, बहुत उच्च ताप को, तो उत्ताप मापी यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्ताप मापी यंत्र कहलाता है। ये आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। उत्ताप मापी यानी कि बहुत अधिक उच्च ताप मापने वाला यंत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश, लाइट। लाइट क्या होता है? प्रकाश जो है वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वो कैसी वस्तुएं कहलाई जाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाई जाती हैं। सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब ये सभी प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। और जिन वस्तुओं से प्रकाश होकर के प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं वो वस्तुएं कैसी कहलाती हैं? पारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, यानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। कोई वस्तु है और वो प्रकाश उसके अंदर समा गया, अवशोषित हो गया,
तो वो क्या कहलाता है, वो अर्धपारदर्शी, क्योंकि इसमें से प्रकाश तो आधा तो इसमें अवशोषित हो गया, अंदर एब्जॉर्ब हो गया और कुछ बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाता है, अर्धपारदर्शक पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर निकल पाती हैं वो कैसी वस्तुएं कहलाती हैं, तो वो कहलाती है बेटा अपारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं। यदि ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम के होता है तो उसे क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। क्वेश्चन आता है ना विकिरण क्या है, तो विकिरण वही है कि ऊर्जा जो एनर्जी होती है उसका संचरण मतलब उसका चलना एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान भार में यानी भार के माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विकिरण का तात्पर्य क्या होता है, उससे मतलब होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण से। विकिरण का मतलब विद्युत चुंबकीय विकिरण। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक विकिरण का अपना तरंग दैर्ध्य होता है, बिल्कुल सही बात है। जो प्रत्येक प्रकाश की जो किरण होगी, जो विकिरण करेगी, उसका तरंग दैर्ध्य तो अपना अलग ही होगा। सबसे ज़्यादा किसका तरंग दैर्ध्य होता है, लाल रंग का, और सबसे कम किसका होता है, कम होता है बैंगनी कलर का। बैंगनी रंग जो है वो उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। जब तो ये हम एक क्वेश्चन भी आता है साइंस में बेटा, पूछा जाता है कि सूर्य के छिपते समय और सूर्य के निकलते हुए समय, जब सूर्य निकलता है तो सूरज निकलने पर और सूरज छुपने पर वो हमें लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, क्यों? उसका कारण यही होता है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है, तरंग दैर्ध्य होती है वो ज़्यादा होती है, अधिक होती है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य वो कम होती है, तो वो पृथ्वी पर कम आती है। सूर्य जब उगता है या छिपता है तो वो लाल रंग का हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या ना ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें कैसी वस्तुएं कहते हैं, दीप्त। दीप्त वस्तुएं जैसे सूर्य है आपका, तारे हैं आपके, उनमें स्वयं का प्रकाश है, बल्ब है स्वयं का प्रकाश है, तो वो दीप्त वस्तुएं कहलाई जाती हैं। प्रकाश को हम देख नहीं सकते क्योंकि प्रकाश अदृश्य होता है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होती है, यानी कि हम प्रकाश को देख सकते हैं, कैसे, वस्तुओं के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या है, देखने में सहायक विकिरण को हम क्या कह सकते हैं, दृश्य विकिरण। जो विकिरण देखने में सहायक होता है वो दृश्य विकिरण कहलाता है। अब दृश्य विकिरण की तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम तक ये इसकी माप होती है। तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रम में ही नापते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिन विकिरणों का तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रम से कम हो, 7800 एंगस्ट्रम से अधिक हो, वे दिखाई नहीं पड़ते। यानी कि जिन विकिरणों का, यानी कि जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं जिनका तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रम से कम होता है और 7800 एंगस्ट्रम से अधिक होता है, ज़्यादा होता है, तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। प्रकाश की प्रकृति दो, प्रकाश की प्रकृति कौन कौन सी होती हैं, कण और तरंग दैर्ध्य। यानी कि कण और तरंग दैर्ध्य दोनों प्रकार के जो ये प्रकृति होती है, दो प्रकार की होती है। तेल लगा हुआ कागज़ कैसा होता है, देखिए बचपन में हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करते थे बेटा, कागज़ के ऊपर तेल लगाकर और चित्र के ऊपर रखकर हम क्या करते थे, उसको उस पर पेंसिल फेर देते, ऐसे घुमा देते थे, उस पर आउटलाइन बन जाती थी, तो वो अर्धपारदर्शक होता है, उसके आर पार हम देख सकते हैं। उसको छापने के काम में भी लेते थे, जैसे ट्रेसिंग करते हैं ना, ट्रेसिंग पेपर आता है, तो वो आपका कैसा है, अर्धपारदर्शक है, क्योंकि हम उस आधा प्रकाश तो वो प्रकाश की जो किरणों को वो खुद सोख लेगा और वापस जो है कुछ किरणें निकल आएंगी, इसलिए वो अर्धपारदर्शक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे अगर पूछा जाता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी बनता है, मतलब बनता हुआ प्रतीत होता है लेकिन वो आभासी होता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। जो पर्दा होता है यानी कि प्रतिबिंब का, अगर हम उसको पर्दे पर बनाना चाहें तो वो हम उसको पर्दे पर नहीं खींच सकते हैं। नेक्स्ट है, समतल दर्पण से बने वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी वस्तु दर्पण से दूर होती है। यानी कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि उसका फोटो वो दर्पण से उतनी ही दूर बनेगा जितनी दूर वो वस्तु दर्पण से होगी। किसी लंब वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम वस्तु की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यही है, न्यूनतम लंबाई की वस्तु जो है वो लंबाई उसकी आधी होनी चाहिए। यदि दो समतल दर्पण परस्पर एक दूसरे से समांतर हों, ठीक है, तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कैसी होगी,
अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। दोनों समतल दर्पण रखे हुए हैं और दोनों समतल दर्पण जो है समांतर हैं, तो उनके बीच जो रखी हुई वस्तु उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। नेक्स्ट है सर्च लाइट या कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रकों या कारों के पीछे वस्तु देखने के लिए अभी मैंने बताया आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब पीछे की वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो अधिक जगह स्पेस में बनता है। नेक्स्ट देखते हैं सड़कों के किनारे लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो सड़क के किनारे जो पोल्स होते हैं, हमारे खंभे लगे हुए होते हैं, उन खंभों पर जो लाइट लगी हुई होती है, वो लाइट जो होती है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि वो ज़्यादा एरिया में फैल सकें। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता का कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। हमेशा याद रखेंगे। कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। जैसे मैंने बताया था, बैंगनी रंग का प्रकाश का विकिरणन कम होता है और लाल रंग के प्रकाश का अधिक होता है। यानी लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो उसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। जो इंद्रधनुष में जो किरण होता है वो हम विबजीओर पढ़ते हैं ना, VIBGYOR। तो आर जो है ये बाहर की ओर है और वॉयलेट जो है ये अंदर की ओर है। तो ये इसीलिए इसका मतलब होता है क्योंकि इसका जो वॉयलेट कलर का जो प्रकाश की किरणें होती है इसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है और रेड कलर की ज़्यादा होती है, अधिक होती है, तो इसीलिए इसको बाहर रखा गया है। बात करते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः बाहर और भीतर की ओर बैंगनी रंग और लाल रंग होते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण समुद्र का पानी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण ही हमें आसमान भी नीला दिखाई देता है। लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक कैसा होता है? न्यूनतम होता है। और श्वेत प्रकाश में बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। श्वेत प्रकाश इसलिए बोलते हैं बेटा, सब रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है श्वेत कहलाता है। और श्वेत प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक प्रकाश का माध्यम है, कोई एक प्रकाश का माध्यम है और दूसरे माध्यम में कोई किरण प्रवेश करती है जब, तो वो क्या करती है? वो अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आपने कांच का एक टुकड़ा ले रखा है और उसमें आप यहाँ से कोई किरण गुजारेंगे प्रकाश की, तो वो दूसरे माध्यम में बाहर की ओर निकलेगी, तो यहाँ उसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। ये प्रिज्म का उसका अपवर्तनांक का नियम होता है। प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या कहलाता है? अपवर्तनांक का नियम बोलते हैं इसको। ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे हमें कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए। क्योंकि जब टिमटिमाने का मतलब कभी प्रकाश तेज हो रहा है, कभी कम दिखाई दे रहा है, कभी तेज हो रहा है, कभी स्लो दिखाई दे रहा है, तो वो यही कारण होता है। प्रकाश की किरण जो है ना, वो अपने मार्ग से विचलित होती रहती है दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए। तो ये विचलन होता है आपका अपवर्तन, इसी के कारण हमें तारे टिमटिमाए दिखाई देते हैं। पानी से भरे पात्र में सिक्का डालने पर अपवर्तन के कारण सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। देखा भी होगा आपने। अभी देखिए, मैं यही बता रहा था आपको। सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है, अर्थात वास्तव में अस्त हो जाता है, फिर भी वह दिखाई देता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप होता है। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए अगर पूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हीरे की चमक का कारण क्या है? पूछा जाता है कारण क्या है हीरे की चमक का। तो हीरे की चमक का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हीरे की चमक का कारण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गर्मी के मौसम में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी का होने का भ्रम दिखाई देता है, जिसे हम मरीचिका कहते हैं। क्योंकि भ्रम कैसा दिखाई देता है कि यहाँ पर पानी है, कहीं जैसे आपने देखा होगा रोड पर ऐसा दिखाई देता है, कहीं कहीं पर पेड़ की छाया सी दिखाई देती है, तो वो प्रकाश का क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसी कारण दिखाई देता है। अब आप बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। जो आपके प्रकाशिक तंतु होते हैं, क्या होते हैं? प्रकाशिक तंतु। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। एंडोस्कोपी तकनीक क्या होती है? जो पेट अथवा शरीर के आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए, जो तकनीक पेट और शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं हमारे, उनमें
एंडोस्कोपी उनका फ़ोटो लेने के लिए प्रयोग की जाती है, उसको हम क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही देख सकते हैं। तो बेटा ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मतलब वन लाइनर के रूप में थे, ये मैंने आपको बताए हैं और आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा। और अगर समझ में आए हो तो देखिए बेटा, बार बार आपके लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं। आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के पर जो है क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।